हाय फ्रेंड्स, खबर इंडिया और एबीसीडी के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। और एक बार हम फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे पुराने पॉडकास्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, थैंक यू। और आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, यही बोलना है, वो ज़रूरी है। तो आज हम पहली बार अपना पॉडकास्ट जो शुरू कर रहे हैं वो क्राइम सीरीज़ के जो पॉडकास्ट है वो शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमारे पास यूपी की जो मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस है क्राइम रिपोर्टिंग की, वो हमारे साथ हैं आज दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान में क्राइम को बहुत लंबे समय तक कवर कर चुके और रिपोर्टर से लेकर संपादक के पद पर रहे हुए मनीष मिश्रा जी। तो सबसे पहले मनीष मिश्रा जी, आपका एबीसीडी और खबर इंडिया के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित भाई। तो मनीष भैया को मैं खुद बोलूं, मैं पिछले 4 से 5 महीने से चेज कर रहा हूं। मनीष मिश्रा जी ने, ये समझ लीजिए कि 1996-97 के वो जो दौर था क्राइम का, यूपी का, लखनऊ का, उससे लेके कम से कम 2016-17 तक वो जो एक बहुत बड़ी घटनाओं का एक सीन, अब तो उस तरह की घटनाएं भी नहीं होती, बिल्कुल। तो वो घटनाओं को भी मनीष भैया ने कवर किया है। और सबसे पहले मैंने कन्विंस किया उनको कि श्री प्रकाश शुक्ला, जो यूपी का और बिहार का सबसे ड्रीडेड क्रिमिनल माना जाता था, 94-95 से लेकर 98 तक जिसका एक आतंक था, वो जिस तरीके से काम करता था, ट्रिगर हैप्पी था, हर आदमी को, मतलब वो बोला जाता है कि वो पहले गोली चलाता था, उसके बाद वो सोचता था कि मैंने सही किया या गलत किया। तो श्री प्रकाश शुक्ला पे मैंने मनीष भैया को कन्विंस किया। तो सबसे पहले मैं श्री प्रकाश शुक्ला पे सीधे आना चाहता हूं और मैं मनीष भैया से पूछता हूं, मनीष भैया, श्री प्रकाश शुक्ला जो एक पर्सनैलिटी है, उसको आप अगर शॉर्ट में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, अपराधी वो होता है जो अपराध करने के बाद घटना स्थल से सबसे पहले भागता है। कोई आप छोटा मोटा अपराधी देखिए, बड़ा अपराधी देखिए, गोली चलाएगा, मर्डर करेगा, तुरंत भागेगा कि सारी पब्लिक उसके पीछे भाग रही है। ट्रेन में कोई बदमाश लूट कर ले, 4-5 लड़के मिल करके कोई डकैती डाल दें और उसके बाद उनको लगेगा पूरा कोच उनके पीछे भाग रहा है, तो वो भागने की कोशिश करते हैं। श्री प्रकाश ऐसा शख्स था जिसमें डर नाम की चीज़ ही नहीं थी। उसने जितनी घटनाएं की हैं, मैंने तो उसकी लखनऊ की लगभग सारी घटनाएं कवर की हैं, सारी घटनाओं पे घटना स्थल पे गया हूँ। तो मैंने उसके एक एक घटना का जो स्टाइल था, जो उसने जिस तरह के अपराध उसने किए, उसमें डर कहीं दिखता ही नहीं था। कोई खौफ था ही नहीं कि पुलिस है, पब्लिक है, इतने लोग हैं, कोई डर नहीं। ये जो उसकी जो स्टाइल थी, यही उसको बाकी अपराधियों से डिफरेंट करती है। नहीं तो क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो मतलब एक क्राइम तो करता ही था, वो लोगों को दिखाना भी चाहता था कि मैंने क्राइम किया? ये साइकोलॉजी थी? बिल्कुल। उतनी यंग उम्र का, नई उम्र का लड़का, 22-23 साल में उसने क्राइम करना शुरू किया, 25-26 साल में उसका एनकाउंटर हो गया, तो 2-3 साल का उसका कैरियर। और यूपी क्या, बिहार क्या, एक एक जो उस समय के बड़े नाम, जितने ही बड़े नाम आपको याद आ जाएं, सब उसके नाम से खौफ खा रहे थे। ये इतना बड़ा नाम हो गया था। मतलब आप सोचिए कि एक अपराधी, छोटा सा एक बच्चा जिसको आप बोलेंगे 22-24 साल के लड़के से क्या खौफ होगा, बड़े बड़े जो माफिया, डॉन, किंग मेकर, उन सबको जो है खौफ लगता था कि श्री प्रकाश शुक्ला उनके लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। श्री प्रकाश शुक्ला को बहुत शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे जो 1-2 बड़ी घटनाएं हैं जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को श्री प्रकाश शुक्ला बनाया, वो क्या थी? लखनऊ की 2-3 घटनाएं मैं आपको जिक्र करता हूँ। एक जनपद का शूट आउट। पुलिस को सूचना मिलती है कि श्री प्रकाश हजरतगंज के जनपद एरिया में कहीं वो नाई के पास बाल कटवाने आता है जी। पुलिस को ये टिप मिली। लखनऊ पुलिस ने पूरा उसकी घेराबंदी करी। उस समय एसटीएफ नहीं बनी थी। सत्येंद्र वीर सिंह, अरुण कुमार साहब, सुबेश कुमार सिंह, ये सारे जो उस समय के अधिकारी थे, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है एसएसपी कौन था, शायद सुबेश कुमार सिंह थे उस समय एसएसपी, या अरुण कुमार रहे होंगे। इनको सूचना मिली, इन्होंने जनपद को दो आप लखनऊ से सभी लोग वाकिफ होंगे जो लखनऊ के रहने वाले हैं, 2 एंट्री, एक साउथ सिनेमा के साइड से, एक दारुसफा साइड से। अगर 2 एंट्री को कवर कर लें तो उस जनपद से कोई बाहर नहीं निकल सकता। पुलिस ने इसी तरीके की योजना बनाई कि दोनों तरफ
घेराबंदी करी जाए। पीएसी, यूपी के अपने जो यंग लड़के थे पुलिस के, उनको सादी वर्दी में चारों तरफ से बिल्कुल पैक, कि एक भी उस एज ग्रुप का लड़का बगैर ट्रेस किए, बगैर उसको बातचीत किए निकलने नहीं देना है। आज उसको शिव प्रकाश को हम लोग यहीं पकड़ेंगे। तो साहू सिनेमा साइड पे, चूंकि वो एरिया थोड़ा सा सकरा है, गली टाइप की है, उसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता है। दारुल सपा साइड पे थोड़ी ब्रॉड एंट्री है, एग्जिट है यार। और उसमें एग्जिट और एंट्री दोनों ही उसको मान सकते हैं। उसमें दो रास्ते हैं। एक तो मेन रोड से जो आप अंदर घुसते हैं, जो एक फोटो स्टेट कॉपी वाली एक वो सुगंध को जो परफ्यूम वाले की दुकान है, उससे एक गलियारा निकलता है जो पार्किंग में जाके मिलता है। तो उस दो एंट्री की वजह से पुलिस को थोड़ा सा वहां पे था कि यहाँ पे हमको ज्यादा फोर्स लगानी है, तो पुलिस के साथ पीएसी, गारद सब लगी हुई। अब पुलिस ने एंट्री की जनपद के अंदर। कुछ लोग जो जनपद का ऊपर वाला चबूतरा है, कुछ ऊपर चढ़े, कुछ कॉरिडोर है जो उसके मार्केट वाला, उसमें चहलकदमी शुरू करी। कुछ लोग जो बेसमेंट में दुकानें बनी उसमें उतरते हैं। तो उसमें कुछ जब सिपाही उतर रहे थे, उसमें सब इंस्पेक्टर भी थे, वो उतर रहे थे, तो 2-3 लड़के उनको ऊपर की ओर चढ़ते, बेसमेंट से ऊपर आते हुए दिखाई दिए। उनको थोड़ा सा शक हुआ, जो क्रॉस करे तब उनको लगा ये 2-3 लड़के, हाथ में उनके कुछ एयर बैग टाइप का भी है, वो हॉकी स्टिक टाइप का जो बैग होता है स्पोर्ट्स वाला, उस टाइप का बैग भी है। इनको कुछ शक हुआ, उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको तुम लोग। तो जैसे ही पुलिस वाले ने आवाज़ लगाई तो वो 4 सीढ़ी ऊपर थे, उन्होंने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ाई और दौड़ना शुरू करके गलियारे से बाहर, मतलब बेसमेंट से बाहर निकले, और सुगंध को वाला जो कॉरिडोर है उससे होते हुए पार्किंग की तरफ आ गए। वहाँ पे पुलिस वाले पहले से ही लगे हुए थे। तो एसपी सिटी सत्येंद्रवीर सिंह थे उस समय, उनके एक पेशकार होते थे आर के सिंह, वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसको पीछे से पकड़ लिया, शिव प्रकाश शुक्ला को। अच्छा। और उसको जैसे ही पकड़ा तो वो थोड़ा सा हाथापाई उनके बीच हुई। वो 2-3 लड़के थे, इन्होंने धक्का दिया। इन्होंने पकड़ने की कोशिश में इनका पैर, वहाँ पे एक जो पार्किंग वाली चेन लगी रहती है उसमें पैर फंसा आर के सिंह का, और ये गिर पड़े। शिव प्रकाश निकल चुका, तो वो वापस आया उस दरोगा के पास, उसके होल्स्टर से उसकी रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर निकाली, उसी से उनको गोली मारी, और रिवॉल्वर लेकर के दारुल सफा के साइड में बसपा का, जहाँ पे इतना कॉर्डन ऑफ एरिया था, उसको पता था कि चारों तरफ पुलिस है, उसके पुलिस है, वहां पे वो दरोगा की हत्या करने के बाद उनकी सर्विस रिवॉल्वर लेकर के और दारुल सफा की तरफ भागता है और गायब हो जाता है। एक घटना। दूसरी घटना दिलीप होटल की, राणा प्रताप मार्ग चौराहे, राणा प्रताप चौराहा जो महाराणा प्रताप चौराहा है, उसके ठीक सामने त्रिपाठी मिष्ठान भंडार के बगल में 1 अगस्त 97, जहां तक मेरे को याद है डेट, उस दिन रेलवे को कुछ ठेकेदार आए थे टेंडर डालने के लिए। श्री प्रकाश ने उनको मना किया एक दिन पहले फोन करके कि कल तुम लोग टेंडर नहीं डालोगे, ये टेंडर हमें, जिसको भी उसने कमिट किया होगा कि ये उसको लेना है। तो ठेकेदारों की एक टसन होती है ना कि अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, आ जाना देख लेंगे। तो उन्होंने उसी टोन में उससे बात करी कि चलो आ जाएंगे, ठेकेदारी में जो तो चलता ही रहता है। वो उनकी फ़ोन पे बातचीत हुई। अगले दिन वो लोग दिलीप होटल में रुके थे, श्री प्रकाश को जानकारी थी। सुबह के 10:30 बजे के आसपास वही वो एयरबैग लेकर के AK-47 उसमें रखे हुए दिलीप होटल में घुसता है। अब कितना व्यस्त चौराहा है, सुबह का 10 बजे का ऑफिस का टाइम। उस होटल में वो जाता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ता है, उसको कमरा नंबर मालूम था, नॉक करता है, AK-47 निकालता है, दरवाजा खोलते ही वो बर्स्ट फायर मारता है। ऐसे उसमें एक लेयर बन जाती है उसकी बर्स्ट फायर से, पूरे कमरे में। अच्छा। अब चूंकि जब आप बर्स्ट फायर मारते हो AK-47 से, तो गन तो पहले तो एम पे लगती है कि उसके बाद थोड़ा सा वो ऊपर होती है, और ऐसे घूमते हुए वो जाती है और पूरी इसकी एक लेयर ऐसी बन गई थी। अब ये सीन आपने जाके देखा? ये घटना स्थल बाद मैंने देखा कि वहां पे ऐसे लेयर बनी थी कि AK-47 में चली। मेरे ख्याल से AK-47 पहली बार यूज हुई थी लखनऊ में, उससे पहले हो चुकी थी। AK-47 एक बार राकेश गुप्ता एक कमर्शियल मोटर के थे, उसमें यूज हुई थी, चली नहीं थी। केवल उससे थ्रेट करके किडनैपिंग हुई थी। बबलू श्रीवास्तव नाम आया था। यस। तो उसमें वो फायर करता है, हालांकि उसमें कोई मरता नहीं, इंजर्ड होते हैं। भानु शायद नाम था, नाम बोल रहा हूँ मैं। काउंटर पे नीचे आता है, एयरबैग खोलता है, एयरगन अपनी मतलब AK-47 में रखता है, और टांग करके बाहर बाइक खड़ी होती है, उस पर बैठ करके निकल जाता है।
तीसरी घटना, उपेंद्र विक्रम सिंह जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष होते थे, अपने गनर, ड्राइवर और उनके एक साथी, अम्बेसडर कार नीली लाल बत्ती शायद उसमें लगी हुई, उससे वो कैंट एरिया से गुजर रहे थे। अब तो वो मालेवनी वाला पुल बन गया, तो आप सीधे निकल जाते हैं। पहले आपको इधर से वो 2 पेट्रोल पंप हुआ करते थे, गुलिस्ता कॉलोनी की ओर से जाते थे, पेट्रोल पंप के सामने से वो जहाँ पे वो कॉर्नर पे तोप लगी रहती थी, जी। उस रोड पे वो टर्न लेते थे। तो ये पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर के मतलब उधर से जो बंदरिया बाग से जो आ रही है गाड़ी, जो हाँ रास्ता जो उधर से घूम के आ रहा है, उस रास्ते पे वो ट्रेस कर रहा है कि इनकी गाड़ी आ रही है, और इनकी टर्न पे गाड़ी आने से पहले ये अपनी बाइक उठाता है और बाइक ले आकर के सीधे, जैसे पिक्चरों में आपने वो सीन देखा होगा, हेड ऑन कोलिजन होता है, हाँ, सामने जाकर के गाड़ी बढ़ा देता है और गाड़ी गिरती है अलग, ये अपना गन निकालता है। पिक्चरों में बस वो आपने फायरिंग देखी होगी, जो मैंने उस घटना स्थल पे देखी थी। वो मतलब AK-47 यहाँ भी यूज होती है, यहाँ पे भी है कैसे, वो AK-47 से कम तो बात ही नहीं करता था। अच्छा, अब वो AK-47 निकालता है और जिसको कहते हैं ना, इतनी गोलियां मारेंगे खो के बीनने वाले अमीर हो जाएंगे। चारों तरफ वो गाड़ी को बींद देता है। जब हम घटना स्थल पे पहुंचे थे तो उनके गाड़ी में 4 के चारों लोग मर गए थे, उनके लोथरे छत पे चिपके हुए थे, इतनी गोलियां पड़ी थी चेहरे पे, शरीर पे, सिर पे। उनके गाड़ी के मतलब उनके चेहरे पे जो गोलियां लगने के बाद मास्क के लोथरे, मतलब तो मुझे लगता है उसने वो मैगजीन पूरी खाली कर फिर से लोड बाइक छोड़ी, उसके बाद दूसरी गाड़ी उसके बगल में खड़ी थी, उससे वो भागा, मारुति 800 थी। बाद में उसने अर्जुनगंज में गजेरिया फार्म एक जगह होती थी, वहां तक वो ले गया। उसके बाद गाड़ी वहां छोड़ी, पुलिस को चूंकि सूचना मिल गई थी, उसी दिन राजभवन में एक सुसाइड हुआ था, CD कैन साहब का, IPS अधिकारी थे, उन्होंने गोली मार के सुसाइड कर लिया था। उसी दिन हुआ था, उसी दिन वो घटना थी। तो सारे पुलिस अधिकारी पास में ही थे, वहां से हजरतगंज से राजभवन से और इस क्रॉसिंग की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचे। उन्होंने उसको, गाड़ी को, मारुति वैन व्हाइट कलर की, उसको पीछा भी किया। ये लोग गजरिया फार्म के पास, सुल्तानपुर रोड की तरफ नहीं गए, पहले ही गोसाईगंज के पास उन्होंने, गोसाईगंज कह रहे हैं, ये अर्जुनगंज में गाड़ी अंदर मोड़ी और फार्म हाउस की तरफ ले आकर के वहाँ गाड़ी छोड़ी और गन लेकर के अपना बैग टांग करके बाहर निकल गए। पुलिस को सिर्फ गाड़ी मिली जिसमें ये उस दिन भी बच जाता है, बसपा के कुछ पंपलेट वगैरह मिले थे। ये घटना और जिक्र कर दूंगा, कम लोगों को शायद जानकारी होगी, कम पॉडकास्ट में या कम लोगों ने सुनाई है जी। दवा व्यापारी थे मुल्ला अरोड़ा, उनकी किडनैपिंग होती है। जैसे अपहरण फिल्म में आपने देखा ना, अजय देवगन CBI अफसर है, कस्टम अफसर बन के जाता है, इनकम टैक्स अफसर बन के, वैसे उसको किडनैप किया, 40 लाख रुपए उससे वसूले थे। पार्क रोड से उसको उसके ऑफिस से उठा के ले गया था, बाद में उसको छोड़ दिया 40 लाख रुपए उससे रैंसम लेकर के। फिर उसको दोबारा थ्रेट किया कि हमको फिर पैसे और चाहिए, तो कह रहा भैया मेरी जितनी सामर्थ्य आप ले चुके हो, हमको उठा भी लोगे तो अब हमारे पास मिलेगा नहीं। तो उन्होंने एक दूसरे कहा कि हमको दूसरा टारगेट दो, हमको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने एक गोखले मार्ग पे एक दूसरे दवा व्यापारी का, जो व्यापारी अपना, मतलब उनको मालूम था कि उनका टर्नओवर ज्यादा आ रहा है, तो उनका चिपका दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे से कई गुना बड़े व्यापारी हैं, आप इनको देख सकते हो। हाँ। तो उसको उन्होंने टारगेट किया, गोखले मार्ग पे उनकी कोठी थी। अच्छा, ये पुलिस फाइल में आ गया कि इन्होंने टारगेट दिया था, ये सबको मालूम, सबको मालूम। ठीक है। तो वहां उसको ट्रेस किया इन्होंने, मतलब उस पर टारगेट किया कि अब हमको इसको रस्तोगी को उठाना है। हाँ। सुबह रस्तोगी के लड़के को उठाना था, बाप बेटे सुबह अपनी गाड़ी से निकल के बॉटनिकल गार्डन वॉकिंग के लिए जाते थे। सुबह 6:30-7 बजे वो लोग गाड़ी से निकले गोखले मार्ग से बॉटनिकल गार्डन के लिए। गाड़ी जैसे ही उनकी कॉलोनी से, पंचवटी कॉलोनी शायद उनकी कॉलोनी का नाम था, गोखले मार्ग पे, उससे निकली, गोखले मार्ग पे आई, पीछे से गाड़ी लगी थी 800, मारुति 800 वाइट कलर की, उसने ठोक दिया पीछे से गाड़ी को। अब लड़के को तो गुस्सा है कि सुबह 6 बजे 7 बजे ना कोई ट्रैफिक है ना कोई ऐसी बात है, अचानक कोई गाड़ी पीछे से ठोक दे। तो वो एकदम जोश में लड़का निकला, नई उम्र का बच्चा, उसने जैसे ही दरवाजा खोला और उसकी तरफ बढ़ा, उस लड़के को इन्होंने बैठाया गाड़ी में और लेकर के चल दिए। हाँ। अब बाप जो बगल में बैठा हुआ उसको समझ में नहीं आया कि मेरी गाड़ी ठोक दी। लड़का गया, उसको उठा करके ले जा रहे हैं, तो वो भाग करके ड्राइविंग सीट पे आते हैं फादर उसके। हाँ। वो अपनी शायद ओपेल गाड़ी थी या ओपेल ही गाड़ी थी शायद, उसमें तो मतलब बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती थी। यस। उससे उन्होंने उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। अब ओपेल और मारुति में कहाँ कोई मैच था, इन्होंने 10 कदम पे उसको ट्रेस करके पीछा करके उसकी गाड़ी पे टक्कर मारी।
हाँ। मारुति थोड़ी डैमेज हुई, हाँ। फिर भी वो भागने की कोशिश किए। दूसरी बार उन्होंने फिर ठोका उसको, गाड़ी को। जब उनको लग गया कि ये जाने नहीं देगा फादर, तो वो गाड़ी से उतरा एक लड़का उसमें से, चाहे वो श्री प्रकाश था या उसका साथी था, अभी ये एग्जैक्ट नहीं मालूम। उन्होंने आकर के उसके फादर को गोली मारी, उसको मार दिया। अच्छा, उनको वहीं उनका मर्डर किया, बेटे को किडनैप करके ले गए। गोमती बैराज पे वो मारुति उन्होंने छोड़ी और उसके बाद दूसरी गाड़ी से वो लेकर के चले गए। उस किडनैपिंग को उन्होंने ले आकर के शायद बिहार में कहीं रखा था। हाँ। जिस समय वो वापस आ गए, मतलब जो भी रैंसम दे करके। हाँ, अच्छा। 1 करोड़ 1.5 करोड़ बताते हैं उस समय रैंसम दी थी। उसी समय उसने फिर बिहार में बिहारी प्रसाद की मंत्री की पीजीआई में, वो पीजीआई जो वो तो है, वो तो खैर डॉक्यूमेंट। उसकी जो ऑफिशियल डेट थी वो 73 की बर्थ थी उसकी, और सितंबर 98 में उसकी डेथ हो गई। हाँ। तो जन्म उसका 6 अक्टूबर शायद उसका जन्म था 73 का। लिखा पढ़ी में हो सकता है कि डेट 1 साल बढ़ा करके लिखाई गई, तो 72 की पैदाइश होगी और 98 में डेथ, तो 26 साल उसकी एज मान लें। 26 साल में वो आदमी मर जाता है। तो 24-25 साल में उसने क्राइम किए सारे। लेकिन वो आदमी इस तरीके से नाक में दम कर देता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के कि उसके लिए एसटीएफ बनानी पड़ती है। क्या श्री प्रकाश शुक्ला का जो एनकाउंटर हुआ या श्री प्रकाश शुक्ला को जैसे पकड़ा गया, क्या वो वैसा ही है जो लोग बताते हैं या कुछ अलग चीज हुई थी? देखिए, श्री प्रकाश को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, होनी भी चाहिए। हाँ। मैं अकेला क्राइम रिपोर्टर तो था नहीं उस समय। लखनऊ में जितने क्राइम रिपोर्टर थे सब श्री प्रकाश को कवर कर रहे थे। दूसरे स्टेट में जहाँ क्राइम हो रहे थे वहां के रिपोर्टर उसको कवर कर रहे थे। लेकिन जो कहानी सुना रहे हैं वो जिन्होंने कवर किया वो नहीं सुना रहे हैं। एक राजेश पांडे जी जो IPS अधिकारी जो STF में भी रहे, उनको छोड़ दें तो कोई अथेंटिक पर्सन नहीं है जिन्होंने श्री प्रकाश को कवर किया। और यूपी में तो, लखनऊ में तो मैं जितने पॉडकास्ट देखे हैं वो सब बता रहे हैं कि हमको फ़ोन करता था, उस घटना के बाद हमको फ़ोन किया, इस घटना के बाद हमको फ़ोन किया। हम ये कह रहे हैं कि जब श्री प्रकाश गोली मार करके भाग रहा है, उसको इतनी फुर्सत है कि वो फ़ोन करके पहले घटना बता रहा है, फिर वो भागेगा। तो ये कहानियाँ सबकी अपनी अपनी कहानियाँ, अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन उसको कैसे पकड़ा गया या STF जो गठित हुई, STF के गठन के लिए जो अलग से पुलिस बल छाटा गया, जो जाबाज अधिकारी थे, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, यंग इंस्पेक्टर, जो अलग टाइप का कुछ करने की जिसमें जज्बा था, उनको छाट करके STF में लाया गया। क्योंकि यहाँ कोई वैसा इंसेंटिव नहीं था, ऊपर की कमाई नहीं थी। थाने में आप रहते हैं तो बहुत सारी कमाइयाँ होती हैं, इसलिए STF में इंसेंटिव के तौर नहीं, उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई थी। उनको अलग से इंसेंटिव के तौर पे रिवार्ड्स मिलता था। उसमें सैलरी का पार्ट, मतलब सैलरी भी ज्यादा थी और भी कई सारे इंसेंटिव, मतलब उसको एक एलीट फोर्स की तरह पहले दिन से ही ट्रीट किया गया। अब उनको इसके लिए देखना नहीं पड़ता था कि हमको यहाँ से गुजरात जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है, तो उसके लिए हमको ट्रेन का टिकट देखना है, ये अब किसी व्यापारी से कह के सूमो की जुगाड़ करनी है, पेट्रोल भी भरवाना है। उनको ये एक्सेस था, और जो उनके सीनियर अफसर थे उनको एक बजट मिला हुआ था कि आप इसको एक्सेस कर, मतलब आपके पास ये एक्सेस है, आप इसका यूज़ कीजिए। लेकिन हमको एंड रिजल्ट श्री प्रकाश चाहिए, जिंदा या मुर्दा। उनको जो पहला उसका था 6 महीने के लिए शायद STF का गठन हुआ था। अच्छा। बाद में वो कई साल बढ़ते बढ़ते अब वो परमानेंट फोर्स हो गई है। अच्छा, मतलब पहले वो एक टेम्परेरी तौर पे केवल श्री प्रकाश के सपोर्ट, श्री प्रकाश के लिए ही गठन हुआ था। ठीक है। और उसमें जो अधिकारी है वो सब जाबाज अधिकारी उसमें शामिल हुए। अब इसके एनकाउंटर की जो कहानी आप हमसे जानना चाह रहे थे, इसमें एक सबसे बड़ा रोल इंडियाज मोस्ट वांटेड, एक टीवी पे शो आता था सैट ट्यूजडे को। हफ्ते में एक दिन वो शो आता था। शोएब इलियासी साहब का, शोएब इलियासी का। तो 98 में उन्होंने कई सारी घटनाएं उसमें कवर करी। उनका जो शो था उसका मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। जो शो होता था आधे घंटे का, एक दिन आता था वीक में, आधे घंटे के शो में वो 4-5 स्टोरी उसमें कवर करते थे। 5-7 मिनट की एक स्टोरी थी, ब्रेक और ऐड के बाद वो आधे घंटे का एपिसोड बनता था। उस एपिसोड में वो किसको कवर करते थे? दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में रहने वाले एक दंपत्ति की हत्या करके एक नौकर फरार। अब उनका जो डायलॉग होता था, गौर से पहचान लिए इस चेहरे को, ये दुर्दांत अपराधी आपके बीच हो सकता है। इसको सलाखों के पीछे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है।
इस तरह से उसको प्रेजेंट करके जैसे आज की डेट में क्राइम पेट्रोल आता है, क्राइम पेट्रोल। लेकिन उसका जो पहला क्राइम शो था टीवी पे, इसलिए देखा बहुत जाता था। क्राइम में इंटरेस्ट सबका होता है, मेरा भी इंटरेस्ट जग रहा था उस शो को देख देख कर। मैं उसको देखता बहुत था, तो मैं लगातार उसको देख देख करके एक बात गौर करता था कि दिल्ली के प्रीतमपुरा में एक नौकर हत्या करके फरार है, एक फाइनेंस कंपनी का मालिक करोड़ों रुपए लेकर के फरार है, या एक कोई 2 गुटों में फायरिंग, इनमें कोई झगड़ा हुआ, गायब हैं, फरार हैं, वो इंडियाज मोस्ट वांटेड कैसे हुए? हाँ, वो एक तो हाँ बिल्कुल। तो उसके शो के नाम पे मेरे को थोड़ा जो है क्यूरियोसिटी कि ये मैं इनसे पूछूं। तो जागरण, दैनिक जागरण में उस समय क्राइम रिपोर्टर तो मोबाइल उस समय आ गए थे, लेकिन बहुत नए नए थे और सबके पास होते नहीं थे, लिमिटेड सिम मिलते थे और बहुत महंगे मोबाइल थे। 50-60 हजार रुपए का एक फिलिप्स डी का इतना मोटा सा फोन आता था, नोकिया का 1610 मेरे को याद है, जो मेरे को पहली बार मिला था ऑफिस की ओर से। 1610 फोन, मतलब इसका आधा गुम्मे जैसे होता था। मतलब किसी को खींच के मार दे तो वो सर फट सकता है। तो उस टाइप के मोबाइल, उसमें सिम मिलना मुश्किल, इनकमिंग कॉल 8 रुपए की लगती थी, आउटगोइंग 16 रुपए की। मैं सोच रहा था शोएब इलियासी से बात कैसे करूं, मेरे तो इतने कॉल लग जाएंगे। क्योंकि वहां पे ये था कि आपका बिल इतना मोबाइल का ज्यादा नहीं आना चाहिए आपको, अगर ऑफिस की ओर से ये भी रिस्ट्रिक्शन था। तो मैंने उनको शोएब इलियासी को एक फैक्स किया कि हमने 3-4 घटनाएं नोट करी उनकी, 2-3 एपिसोड। हमने उनसे ये पूछा कि ये प्रीतमपुरा में दंपत्ति की हत्या करके फरार नौकर इंडियाज मोस्ट वांटेड कैसे है? हाँ। ये दिल्ली का मोस्ट वांटेड नहीं होगा, ये अपने थाने का तो मोस्ट वांटेड हो सकता है, इंडियाज मोस्ट वांटेड कैसे है? हाँ। तो हमने 4-6 घटनाएं लिखते हुए उनसे वो फैक्स करके सवाल पूछे। अगले दिन उनकी ओर से फोन आता है मेरे जागरण के लैंडलाइन। अच्छा, मतलब वो इस तरीके से वो चूंकि अपने सोर्स को मतलब इन्फॉर्मेशन तो उनको ऐसे ही मिलती थी ना, कि कोई सूचना हो तो आप हमको दीजिए। तो उसके बाद उनके पहले उसकी मैनेजर ने बात करी, फिर शोएब इलियासी साहब आए लाइन पे। उन्होंने बताया मेरे को कि आपका फैक्स मिला, बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे वही सवाल पूछे। हमने कहा इंडियाज मोस्ट वांटेड है दाऊद, वीरप्पन उस समय जिंदा थे, वीरप्पन। यूपी के उस समय माफिया ब्रजेश सिंह, जो मोस्ट वांटेड जो थे। हमने कहा वो ये है इंडियाज मोस्ट वांटेड। उसी मैंने एक नाम शिवप्रकाश शुक्ला का लिया। तो बाकी तो नाम उनके सुने हुए थे शोएब इलियासी के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी तो मैंने उस पर टीम को लगा रखा है और टीम मेरी काम कर रही है। हालांकि वो एपिसोड कभी आए नहीं ना, उनकी टीम ने कभी उस पर काम किया। शिवप्रकाश शुक्ला के नाम पे वो थोड़ा चौंके, कहा ये कौन है? हमने उसका बताया कि 2 स्टेट की पुलिस उसके लिए सरदर्द बना हुआ है, 2 स्टेट की पुलिस के लिए। इससे बड़ा डॉन आज की डेट में कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, चलिए इसकी आप डिटेल भेजिए, मैं एक एपिसोड के एक पार्ट में इसको कवर करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बड़ा दिखाने के लिए कि मैं इसको कवर करूंगा, इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने। लेकिन बताया कि एक एपिसोड के एक पार्ट में, मतलब 10 मिनट में वो शिवप्रकाश को कवर करना चाह रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि हमने कहा उसकी एक घटना, जो अभी मैं 4-5 घटनाएं बता रहा हूँ, हमने कहा एक घटना उसकी एक एपिसोड बनेगी। आप सुनिए तो उसकी स्टोरी, आप भेजिए तो किसी को, कवर करने आइए तो उसको। टीवी के जर्नलिज्म के उन्होंने कहा कि टीवी पे सेकंडों में स्टोरी चलती है, तुम्हें क्या पता। प्रिंट मीडिया वालों को आइडिया नहीं रहता है। खैर, उन्होंने कहा कि मैं कवर करूंगा इसको, आप मेरी सपोर्ट कीजिए इसमें, क्या चाहते हैं आप मेरे से। उनकी अपेक्षा थी कि मेरे से कुछ पैसा ऐसा डिमांड करें। हमने कहा पैसा ऐसा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को स्टोरी में नाम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बताइए मेरे से क्या चाहते हैं। हमने कहा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ बाईलाइन चाहिए, उसमें मेरे को क्रेडिट दीजिएगा उसमें, बाकी आप अपनी टीम भेजिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने टीम भेजी, दिल्ली से रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन सब आए उनके। मैं उनको लेकर के एक घटना स्थल पर गया, कैंट वाले में गया, कैंट थाने, हजरतगंज थाने, जहाँ जो हुसैनगंज थाने, दिलीप होटल वाली घटना। तो सारी घटनाओं पे ले जाकर के पूरा घटना स्थल उनको शूट करवाया, पूरा FIR की कॉपी दिलवाई। STF का ऑफिस महानगर विज्ञानपुरी में होता था। उस पे इतना टेरर था, मतलब पुलिस वालों को भी शिवप्रकाश का इतना खौफ था, क्योंकि वो थ्रेट करता रहता था लगातार। पुलिस वाले भी ये मानते थे कि जिस दिन शिवप्रकाश से आमना सामना होगा, उस दिन एक आधा पुलिस वाला मरेगा, तब हम लोग इसको पकड़ पाएंगे या मार पाएंगे। उसकी मेंटेलिटी थी ना, जो देखते ही गोली पहले चलानी है, बाद में। मतलब क्रिमिनल साइकोलॉजी में इससे पहले आपने कभी भी इस तरीके का क्रिमिनल कभी मैंने अपने करियर में तो नहीं देखा। उसके बाद भी नहीं देखा?
उसके बाद में। अच्छा, हाँ, फिर सॉरी। तो उन्होंने अपनी टीम भेजी, मैं उनको लेकर के गया एसटीएफ ऑफिस लेके गया। जो अफसर थे अरुण कुमार साहब, सत्येंद्र साहब, नाना करते उन्होंने खैर वो बाइट दी। उन्होंने स्टोरी कवर करी। ट्यूसडे 8 सितंबर 98 शायद पहला एपिसोड, जो 8 सितंबर 98 जो उसका श्री प्रकाश पे हाँ। इंडियाज मोस्ट वांटेड का पहला शो जारी हुआ हाँ। था। वो स्टोरी चलती है, तो मैं अब चूंकि मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आज मेरा नाम टीवी पे आएगा, पहली बार टीवी में मैं दिखाई दूंगा। मनीष मिश्र। तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी भी थी कि आज यार बहुत अंदर से उत्साह भी था। मैंने अपने सारे दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को सबको बताया कि आज मेरी स्टोरी आएगी इस पे, इंडियाज मोस्ट वांटेड पे। सब टकटकी लगा के बैठे रहे। अब उन्होंने स्टोरी दिखाई, जो जनपद हजरतगंज का था, उन्होंने दिल्ली का जनपद शूट किया। अच्छा। अब वो घटना स्थल कहाँ, आप जो घटना स्थल मैच कैसे कराओगे? कहाँ दिल्ली का जनपद देख लो, कहाँ लखनऊ का जनपद। दिल्ली के जनपद में तो मार्केट ही नहीं है वैसी मार्केट नहीं हो, बेसमेंट नहीं हो, अपर नहीं हो, पार्किंग एरिया नहीं। लेकिन खैर उनकी मजबूरी थी, उन्होंने उसको शूट किया। तो मैंने जो एपिसोड मेरे को कमियां लगी वो मैंने नोट करी, और उसके बाद जो मेरी शिकायत थी आपने नाम नहीं दिया, गलत किया। अब स्टोरी में वो चल गया था टू बी कंटिन्यूड। अगले एपिसोड में आपको कुछ और घटनाएं हम कवर कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे। अब शोएब इलियासी को मैंने अगले दिन फैक्स करके फिर मना किया कि मैं अब आपका इसमें कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा। सारी जानकारी आपके पास है, एसटीएफ आपके पास है, घटनाएं आपको मालूम है, आप कवर कर लो, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको। शोएब इलियासी की वो उस समय हैसियत नहीं थी कि हमको अवॉइड कर सकें। तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल किया कि नहीं, मेरे से गलती है, मैं तो आपकी हिफाजत के लिए नाम नहीं दे रहा था। उन्होंने लॉजिक दिया कि अगर मैं नाम देता तो आपके लिए थ्रेट होती, वो जिस तरह का अपराधी है। मैंने कहा मैं दैनिक जागरण में काम कर रहा हूँ, रोज बाईलाइन लिखता हूँ, जागरण यूपी का लीडिंग अखबार है, उसमें बाईलाइन छप रही तो मेरे को थ्रेट नहीं है। आपके एपिसोड में नाम आ जाएगा तो मेरे लिए थ्रेट हो जाएगी। मुझे डर है। हमने कहा मेरे को कहानी मत समझाइए, आप कवर कर लीजिए। बात होते होते फिर समझौता हो नहीं, इस बार मैं आपका नाम दूंगा। हमने कहा नहीं दिया फिर मैं क्या कर लूंगा, 2 एपिसोड के बाद तो श्री प्रकाश खत्म है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप भरोसा कीजिए, मैं दूंगा। अब आप चाह रहे हैं तो मैं नाम दूंगा ही दूंगा, आप प्लीज इसको कवर करवा दिए, मतलब फिनिश कराइए इसको। खैर वो स्टोरी कवर हुई। अगले स्टोरी 15 सितंबर शायद, 8 के बाद 15 सितंबर, 1 हफ्ते बाद आता था। दूसरे एपिसोड में जिक्र आता है कल्याण सिंह की 6 करोड़ की सुपारी ली है, जो समय के वर्तमान सीएम थे। हाँ, मैं उस पे आ रहा था। तो क्या ये मतलब ये फिर क्या उस समय आपने ही बताया, या आपने जब इतनी चीजें की तो कल्याण सिंह? ये डिस्कस हुआ था कल्याण सिंह वाला शोएब इलियासी जी से, उनकी टीम से भी डिस्कस हुआ। हमने बताया कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना टीवी पे जो कैसे उसका एडवांटेज क्या बिकनी है लेवल पे ले जाना था वो। अच्छा। तो उन्होंने, मैंने मेरे मना करने के बाद कि उसमें सच्चाई नहीं है वो नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मनीष भाई, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कल्याण सिंह या सीएम के अगेंस्ट जो सुपारी ली गई थी, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। नहीं, सुपारी ली गई थी लेकिन कल्याण सिंह की नहीं ली गई थी। रुपए तो खैर किसी को नहीं मालूम। हाँ, सुपारी ली गई थी उस समय के एक सांसद, बाहुबली मतलब सांसद। सीएम वाली कहीं बात नहीं थी, कोई सीएम का कहीं कोई नाम ही नहीं जी। तो उसमें जो सुपारी ली गई थी, अब उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा चलिए इसी बहाने बता देता हूँ। फरवरी 97 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या होती है। फर्रुखाबाद के बड़े नेता, जिनका नाम सीएम के लिए चल रहा था, भावी सीएम के रूप में उनका नाम देखा जा रहा था। यूपी गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने मायावती की हेल्प करी थी, उनको बचाया था। एक बड़ा नाम था यूपी की राजनीति में। 97 में उनकी हत्या होती है, शायद फरवरी 97 में। संजीव महेश्वरी जीवा ने उस मर्डर किया था, जिसकी कोर्ट में हत्या हो गई। संजीव महेश्वरी जीवा मुख्तार के लिए काम करते थे। उस वजह से श्री प्रकाश ने कि एक ब्राह्मण नेता को, बड़े नेता को मारा है, मैं इसका बदला लूंगा और जिसने करवाया उसको छोड़ूंगा नहीं। ये थ्रेट साक्षी महाराज के लिए थी। अब साक्षी महाराज अपने लिए कैसे बचाते अपने को, तो उन्होंने वो सीन घुमा दिया कि कल्याण सिंह जी की सुपारी ले ली गई है, मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली गई, श्री प्रकाश छोड़ेगा नहीं उनको। वो अपने को बचाने के लिए, खैर उस पर छोड़िए। अब एसटीएफ तो पहले से उस पर सर्विलांस पे लगी हुई थी, बहुत तेजी से उसने काम करना शुरू कर दिया था
वो बहुत करीब पहुंच भी चुकी थी। लेकिन इस एपिसोड के बाद थोड़ा सा पैनिक मतलब आप ये बता रहे हैं 8 सितंबर को पहला एपिसोड आता है जी, 8 के बाद मुझे लगता है 7 दिन 15 तारीख को 15 तारीख को दूसरा एपिसोड आता है, 15 सितंबर 98 में दूसरा एपिसोड आता है जी। और तीसरे एपिसोड वाले दिन 22 सितंबर 98 के वाले दिन, जिस दिन तीसरा एपिसोड जारी होना था, उसी दिन शिव प्रकाश का गाजियाबाद में इनकाउंटर हो जाता है, गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पे। मतलब 3 हफ्ता आप देखिए, 2 हफ्ते बाद तीसरे हफ्ते में उसका इनकाउंटर। तो सारा क्रेडिट गया इंडियाज मोस्ट वांटेड को, शोएब इलियासी की टीम को क्रेडिट जाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं भी ये बात आई नहीं, क्योंकि लोगों को डेट नहीं मालूम। मैंने उस घटना को कवर किया है, मैं उस स्टोरी में शामिल रहा। एसटीएफ तो खैर अपने तरीके से काम कर रही थी और उस पर थोड़ा दबाव और बढ़ गया कि सीएम की सुपारी ले ली गई है। सीएम की, एसटीएफ के लिए बड़ा चैलेंज था। शिव प्रकाश के लिए वो पहले से जितना काम कर चुके थे, वो लगातार उसको लिस्निंग पे लिए हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उस समय नया था, जब मोबाइल ही नए थे तो सर्विलांस भी नया ही तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 22 तारीख को 22 सितंबर 98 को उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अच्छा, एक और चीज है, जब यहाँ इतना आपको पता है, आपने वो कवर भी किया, सारी चीजें आप कवर कर रहे थे, आप चीफ क्राइम रिपोर्टर थे जागरण के, बहुत सारी चीजें आई कि शिव प्रकाश को इस तरीके से एनकाउंटर किया गया, श्री प्रकाश को इस तरीके से पकड़ा गया था। क्या वो सच्चाई है? इंडिया में जो इस तरह की पुलिसिंग या केस वर्कआउट होते हैं और जो फाइलों में केस दिखाए जाते हैं, उसमें और फॉरेन में जो इन्वेस्टिगेशन होती है जी, जैसे आप FBI फाइल से, तो उसमें कैसे दिखाते थे कि कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई घटना हुई है, रेलवे ट्रैक पे एक बॉडी मिली है, वो मर्डर है या सुसाइड है, तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने मौके पे पहुंचेगी, उसके एविडेंस कलेक्ट करेगी, साइंटिफिक एविडेंस जो भी उसको मिलने हैं, वो सारी केस डायरी वो ऑनलाइन रखेगा। वो ऑनलाइन डायरी भरता जाएगा, जो एविडेंस आते जाएंगे, जो सस्पेक्ट्स आएंगे उनके नाम वो कोट करता जाएगा, इन पे क्यों शक है वो रीजन लिखता जाएगा। फिर वो पब्लिक से ओपिनियन लेता है कि आप बताइए हमको किस दिशा में बढ़ना चाहिए, कौन हो सकता है कातिल। तो वो फिर पब्लिक ओपिनियन देती है। काम तो पुलिस अपना करती है, लेकिन उसको कई तरफ से उसको सलाह मिलती है, राय मिलती है। यहाँ पे पुलिस कागजों में कुछ दिखाएगी, एक्चुअल में कुछ होगा। तो एक्चुअल में जो हुआ है आप आज बैठे हैं, प्लीज बताएं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए शिव प्रकाश शुक्ला पे लगातार नजर रखी जा रही थी। वो फोन यूज कर रहा था, मोबाइल फोन यूज करता था उस समय, जबकि सिम कार्ड बहुत मुश्किल से मिलते थे। वो एक समय में 50-50 सिम रखता था अपने पास। उसको लगता था एक सिम यूज करो फेंक दो, कॉल ट्रेस नहीं होगी, सिम नंबर से ही ट्रेस कर पाएंगे, कॉल डिटेल CDR निकाल पाएंगे ये मेरी। IMEI नंबर से वो ट्रेस हो जाएगा, ये उसको आइडिया भी नहीं था। STF के पास भी जानकारी नहीं थी, बाद में डेवलप हुई थी में। तो STF तो लगातार उस पर काम कर रही थी। वो कई बार अपनी कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए थ्रेट करता था। यहाँ से बैठ कर, दिल्ली में बैठ करके वो नेपाल फोन लगाता था, वहाँ के एक PCO से वो कॉन्फ्रेंस कॉल करता था, लखनऊ या बिहार, वहाँ पे थ्रेट करके वो वसूली मांगता था। मतलब वो इतना इंटेलिजेंट था कि अगर ये ट्रेस भी नहीं होनी है तो पहले नेपाल फोन करता था। बिल्कुल। और नेपाल से यहाँ फोन आता था। कई वो हर तरीके, अपनी अपराधी तो हर तरीके से अपनी सेफ्टी देखता है ना। वो सिम लगातार बदलता था, लोकेशन बदलता था कि एक जगह पे पुलिस हो सकता है लोकेशन ट्रेस कर ले, तो एक लोकेशन पे वो ज्यादा दिन नहीं रुकता था। CDR पे वो बार बार एक सिम से ज्यादा बात ही नहीं करता, सिम फेंक देता था। लेकिन वो मोबाइल जो उसके थे IMEI नंबर से वो ट्रेस होते चले जाते। मोबाइल उस समय लेना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सिम लेना, मोबाइल तो छोड़ दिए, सिम मिलने मुश्किल होते थे। यूपी में, लखनऊ में सही नहीं मिलते थे। ऊषा और एशार 2 कंपनी के मोबाइल थे, तो उनके मोबाइल मिलने बहुत मुश्किल थे। तो BSNL जब 2000 में आया तब मोबाइल मिलना शुरू हुआ। इनकमिंग जब रिलायंस आया, फ्री हुई, तब लोगों के लिए इजी हुआ मोबाइल यूज करना। तो वो लगातार ट्रेस कर रहा था, लोकेशन बदलता रहता था, नंबर बदल रहा था और कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कॉल कर रहा था। तब पुलिस उसको ट्रेस कैसे करे? अब EMI नंबर से उसने मोबाइल भी फेंक दिया, 2-4 कॉल करने के बाद मोबाइल ही बदल दिया। उसके पास कोई पैसे की कमी थी नहीं। बिल्कुल। अब आप खुद ही बता रहे हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ की फिरौती ले रहा था। उस समय आप सोचिए सोना कितने रुपए था, ये अंदाजा कीजिए। मेरे ख्याल से 3,500-4 हजार, 2,500 रुपए, 3-4 हजार के आसपास। 95, यस। और उस समय 1.5 करोड़ 40 लाख ऐसे फिरौती वसूली जा रही हो। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट होगा वो। खैर, पुलिस ने लगातार ट्रेस करते करते एक ट्रेन पकड़ा
कि ये इसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिसका क्लू उस समय के डीआईजी गोरखपुर एसएन सिंह साहब थे, उन्होंने क्लू दिया कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है। हालांकि उन्होंने गोरखपुर वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। एक दूसरी गर्लफ्रेंड है जिसकी मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, वो मेरे ख्याल से हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। हाँ जी। वो कानपुर की रहने वाली लड़की थी, वो उससे बात करता था। एसएन सिंह साहब ने भी एक गर्लफ्रेंड का नाम बताया, एक नंबर दिया, उसको भी पुलिस ट्रेस कर रही थी और इसको भी, कानपुर वाली लड़की को भी। उनसे वो एक ट्रेन मिला पुलिस को, एसटीएफ को, कि ये हफ्ते 10 दिन में इसके लैंडलाइन पे बात करता है और लंबी बात करता है। अच्छा, मतलब उसके पास 50 सिम थे, बहुत सारे मोबाइल चेंज करता था, तो वो ट्रेंड पहले मिल ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो वो कैसे ट्रेस करें? हाँ। तो इन्होंने गर्लफ्रेंड के जो मोबाइल लैंडलाइन नंबर थे, इन पे लिस्टिंग ले ली। ओके। उसकी लिस्टिंग लेकर जब सुनना शुरू किया उन फोनों को, तो मालूम पड़ा कि 1 हफ्ते में आ रहा है या 10 दिन में आ रहा है। फोन आ रहा है और हफ्ते मतलब आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट वो बात करता था, लंबी बातचीत करता था। तो पुलिस को, एसटीएफ को एक ये ट्रेंड मालूम पड़ गया कि ऐसे इसकी बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है। इसी ट्रेंड में पुलिस को मालूम पड़ा कि इलाके का एक पीसीओ है, दिल्ली का, हाँ। जहां से रिपीटेडली कॉल आती है, लगातार कई बार वो पीसीओ यूज हो चुका है। तो पुलिस को अब 2 टारगेट मिल गए। एक तो लैंडलाइन नंबर पे लिस्टिंग चली रही थी, वहां से उसको क्लू मिल रहे थे, उससे जो बातचीत होती थी, और प्लस ये पीसीओ का एक लोकेशन मिल गई। पुलिस ने कहा कि अगर शिवप्रकाश को ट्रेस करना है तो इस पीसीओ को हमको टारगेट करना पड़ेगा, हम इस पीसीओ से इसको पकड़ सकते हैं। हालांकि ये स्टोरी जो इनकाउंटर की है उससे मैच नहीं नहीं, मैं वो पूछूंगा, अभी आप ओरिजिनल पे रहिए। नहीं, ओरिजिनल पे मतलब जो आपको पता है। ठीक है। तो उस पीसीओ को उन्होंने, पुलिस ने टारगेट किया। उस पीसीओ को लगातार निगरानी रखी जा रही थी कि कभी भी ये कॉल कर सकता है। इनको दिन तो मालूम नहीं थे, वो 5 दिन में ही कर सकता था, वो 20 दिन में भी कर सकता था। जिस दिन की ये घटना है 22 सितंबर की, उस दिन उनको मालूम पड़ता है कि एक कॉल उस पे गया, जैसे लिस्टिंग पे खबर आती है। यूपी एसटीएफ की टीम 1 महीने पहले से वहां पे डेरा डाले, दिल्ली में। मतलब उसको ये पता चल गया था कि दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है आदमी। वो पीसीओ का ट्रेस हो गया था ना। अच्छा। इस पीसीओ से लगातार कॉल होती है, रेगुलरली कॉल हो रही है। तो यूपी पुलिस वहां थी, तो उनको एक मुन्ना बजरंगी, उसी समय उनको ट्रेस हो गया था। एक यतीम गुजर के साथ उसको पुलिस ने पकड़ा था। हाँ, इनकाउंटर हुआ था। बाद में पुलिस उसको, मुन्ना बजरंगी को मरा मान करके या हॉस्पिटल लेकर के गए। बाद में मालूम पड़ा कि मतलब वो जो मुन्ना बजरंगी वाला एनकाउंटर हुआ था, वो टीम वहां थी शिवप्रकाश के लिए। जी। मिल गया था मुन्ना बजरंगी। ठीक है, मैं उस पे नहीं, शायद ये बाद में था, ये सितंबर घटना, वो अक्टूबर की घटना है, मुन्ना बजरंगी वाली। लेकिन आप ये बताइए, इस हिसाब से एसटीएफ का पहला इंटरस्टेट ऑपरेशन शिवप्रकाश शुक्ला था। ठीक है। अच्छा, इसमें दिल्ली पुलिस को कहीं कोई मदद नहीं ली गई, कहीं उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया, कहीं नहीं? कुछ कागजों की बात नहीं कर रहा मैं, जो स्टोरी वो आपको नहीं, आपको पता होगा, आपने अधिकारियों से बात की होगी। दिल्ली पुलिस को इसकी हवा भी नहीं थी। लिखा पढ़ी में दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व थी इनकाउंटर में, या जो स्टोरी है, चलिए उस स्टोरी पे अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस आपके हिसाब से, क्या उसमें लिखा गया वो छोड़िए, कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं थी अभी तक? जो स्टोरी सुना रहा हूँ उसमें दिल्ली पुलिस की कहीं रोल नहीं आया है। उस पीसीओ से जिस दिन 22 सितंबर को कॉल शुरू होती है, एसटीएफ की टीम जो पहले से दिल्ली में थी, वो भाग करके पीसीओ तक पहुंचती है। क्योंकि पुलिस की ये धारणा थी, पुलिस को एक दिमाग में पहले से ही था कि जिस दिन इनकाउंटर आमना सामना शिवप्रकाश से होगा, उस दिन हमारे बीच जो गोलियां चलेंगी, तो उसमें एक आधे हमारे भी जा सकते हैं। सब बुलेटप्रूफ वगैरह जैकेट पहन के एसटीएफ वाले वहां पहुंचते हैं। दूर से उसको वॉच करते हैं इस पीसीओ पे क्या हरकत है। पीसीओ के बाहर एक घर में बना हुआ था वो पीसीओ। उस घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, सेलो कार, ब्लू कलर की, सीएलओ जी। उस गाड़ी में 2 लड़के बैठे हुए हैं गन के साथ, जो भी उनके हथियार थे। तो पुलिस ने देखा कि तीसरा व्यक्ति जो शिवप्रकाश था, वो पीसीओ पे बात कर रहा है। जिसकी निगाह गाड़ी की तरफ कम है, वो अपने कॉल पे ही लगा हुआ है। तो पुलिस ने चारों तरफ से घेर करके सबसे पहले उस गाड़ी में बैठे हुए उसके 2 साथियों को, अनुज प्रताप सिंह और सुधीर त्रिपाठी, जो 2 साथी थे उसके, इनको दबोच लिया, असलहे जब्त कर लिए। अब एसटीएफ के पास कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब शिवप्रकाश को हम पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं। अब इस पे असला होगा भी तो हमको उतनी डर नहीं है, क्योंकि AK-47 उस पर अब नहीं होगी तो छोटा हथियार होगा, पिस्टल, राइफल
रिवॉल्वर हो सकती है, बड़ा हथियार नहीं है उस पर। फिर ये लोग अचानक घुसते हैं पीसीओ के अंदर, और शिव प्रकाश को पीछे से दबोच करके गर्दन पकड़ के ला करके जिप्सी में पीछे डालते हैं। फिर रेस्ट जो इनकाउंटर उसका हुआ, बताते तो कुछ बहुत ज्यादा और भी है कि उसने पेशाब मतलब पैंट गीली हो गई थी उसकी, शिव प्रकाश शुक्ला की, पुलिस ने जब एसटीएफ ने उसको दबोचा था। ओके, तो ये कहानी थी। बाकी जो एसटीएफ को टिप्स थी कि नहीं, अच्छा यहाँ तक तो वहां पकड़ लिया, वसंत में पकड़ लिया, ठीक है। ये आपकी ये मतलब जो है हुआ जी। और एनकाउंटर, अब हम ऑफिशियल वर्जन पे आए थे। एनकाउंटर उसका शायद साहिबाबाद में बताया गया था या दिखाया गया था। अब क्या हुआ? आनंद विहार गाजियाबाद के बॉर्डर पे हाँ। वो इनकाउंटर हुआ था। इन्होंने बताया था कि वो बिहार जाने के लिए एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के वहां जाना था उसको, लेकिन वो जा नहीं पाया। उसको भनक लग गई थी कि शायद एसटीएफ उसके पीछे है। उसके पास हथियार जो थे वो कुछ हथियार उसने बिहार भेज दिए थे, कोई बड़ी घटना उसको करनी थी वहां पे। उसके पहले वो जब उसको भनक लग गई कि एसटीएफ उसके पीछे है पुलिस की थ्योरी के मुताबिक, फिर वो गया नहीं और उसी अपनी गाड़ी से वो भागा है। पुलिस ने उसका पीछा किया और बॉर्डर पे आके उसको इनकाउंटर कर दिया। मतलब उसको यूपी में पकड़ लिया गया, यूपी दिल्ली बॉर्डर, हाँ बॉर्डर अच्छा। पे इनकाउंटर हुआ। अच्छा, एक कहानी और आती कि एसटीएफ ने उसको कई दिन तक रखा। कई लोग ये बताते हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। एसटीएफ के उस समय के सीनियर अफसर से बात भी हुई थी मेरी। मैंने उनसे इस पे क्रॉस चेक भी किया था कि आपने उसको रखा कई दिन तक, कई दिन कई घंटे, तुम अलग पूछ रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कई घंटे, तुम तो कई दिन पूछ रहे हो। आने चलिए कुछ घंटे तो रखा ना उसको। क्या अच्छा रख करके हम करते क्या उसको? लॉजिकल तुम बात बताओ। उसके खानदान भर की जानकारी मेरे को है, उसका फाइनेंसर कौन है, उसका कहाँ छुपता है, कहाँ हथियार रखे हैं, कहाँ ले जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन उसके पीछे है, कितने साथी हैं, एक एक जन्म कुंडली मेरे पास। उसको हम ले जा करके रख करके क्यों रिस्क लेंगे? इतना बड़ा डॉन है वो 2 स्टेट के लिए, सरदर्द बना हुआ है। हम उसको ले जा करके रख करके उसको पाल पोस करके क्या करते, क्या पूछते उससे? तुम बताओ। अच्छा हमने पकड़ भी लिया उसको, रख करके हम क्या पूछ रहे होंगे उससे? तो ये पुलिस की बात हमको, मेरे को लॉजिकल लगती है। पीसीओ से उठा करके उन्होंने उसके बाद तुरंत एनकाउंटर कर दिया। उसको शायद दिल्ली में ही एनकाउंटर कर दिया गया उसका, वही बसंत कुंज से ला करके बॉर्डर पे। अच्छा, बॉर्डर पे एनकाउंटर। अच्छा, वहां से इसको लेके आया गया। यस यस। अच्छा, इसको वहां नहीं मारा गया था, वहां कोई शूट आउट नहीं हुआ? वहां कोई शूट आउट नहीं। मतलब जो स्केप्टिकल थी एसटीएफ कि कहीं ना कहीं हमारे अभी शोएब इलियासी साहब ने उस अपने एक एपिसोड में उस पीसीओ, आप कभी चैनल उस पर शायद यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी भी होगी जी, उस पीसीओ को उन्होंने कवर किया जहां से शिवप्रकाश को उठाया गया था। एक वर्चस्व किताब भी आई है राजेश पांडे जी की, एक दूसरे जर्नलिस्ट ने भी लिखी है, उसमें भी इस घटना का जिक्र है कि एसटीएफ ने कैसे उसको उठाया था। ये एसटीएफ वाली? यस। अच्छा, तो शोएब इलियासी ने उस घटना स्थल जहां पे वो पीसीओ उस समय होता था, आज तो पीसीओ नहीं है, पीसीओ तो खत्म ही हो गए, उस घटना स्थल पे 20 साल बाद जाकर के रिकॉर्ड किया है। उसकी फोटो वीडियो आपको उनके चैनल पे वर्चुअली, हाँ उसमें आज क्या है। आप ये बताइए, आप जो शोएब इलियासी उस दिन कह रहे थे कि अरे कौन है, 10 मिनट दे दूंगा, वो 20 साल के बाद उसी घटना को अपने सबसे बड़े अचीवमेंट मानते हैं, और था भी बिल्कुल, मतलब उनके कैरियर के उससे बड़ी स्टोरी उनके कैरियर की आपने जैसा बताया मुझे पहली बार, और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे पास जाएगा कि कैसे का वो शो उस ग्रीडेड क्रिमिनल को अपने एनकाउंटर तक ले जाने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार था। बिल्कुल, शोएब इलियासी का पूरा कैरियर उसी से बना। हालांकि ये घटना, उस घटना के तुरंत बाद उनकी जो पत्नी का जी 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 ठीक बात, जो घटना हुई उसमें हम नहीं हाँ, उस पर हम नहीं बात करेंगे। हाँ। लेकिन उनके कैरियर की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही, और वो आपने एक टिप ऑफ दी उनको, और मैं उन्होंने पीपली लाइव का वो स्ट्रिंगर हूँ जो वो मैं उसी टाइप का रहा, मेरा उसमें कोई रोल आता नहीं है। सर वो आत्महत्या करने वाला है, आप वही वाले मैं उसी टाइप का एक स्ट्रिंगर उनके लिए रहा हूँ जी। आज जो पॉडकास्ट में जिक्र हुआ इसलिए मैंने आपको बात बता दी। बहुत बढ़िया। शिवप्रकाश पे एक बात और बताना चाहूंगा शिवप्रकाश की, जब उसने क्राइम करना लखनऊ में, खास तौर पे 96 एंड में वो लखनऊ में एक्टिव हुआ। जनवरी 97, 11 जनवरी 97
को उसने लखनऊ के पुराने आरटीओ ऑफिस में एक लॉटरी व्यवसायी की हत्या करी थी। विवेक श्रीवास्तव नाम था। वो मेरे चूंकि मोहल्ले का था, जहाँ मैं रहता हूँ उसी मोहल्ले का वो रहने वाला था। विवेक श्रीवास्तव, घर का नाम उसका पिंकू था। उसका मर्डर होता है, उसमें शिवप्रकाश का कहीं नाम आया नहीं था, बाद में खुला था वो केस। जब केस खुला उसमें एक सत्तू पांडे एक माफिया होता था, उसका भी इनकाउंटर हो गया। सत्तू पांडे, शिवप्रकाश शुक्ला, ये सारा गैंग उस समय मिल करके शिवप्रकाश शुक्ला अपने बहनोई को लॉटरी का कारोबार कराना चाहता था, जिसके चक्कर में उसने वो लॉटरी व्यापारी को थ्रेट किया था कि इसको अपना थोड़ा कारोबार दे दो, बिजनेस दे दो। जिसने मना किया, उसके बाद उसने उसको मार दिया था। उस घटना के बाद जब शिवप्रकाश चर्चा में आना शुरू हुआ तो पुलिस ने एक फोटो जारी करी। वो फोटो जो जारी हुई थी वो सत्तू पांडे की थी, जिसे बताया गया कि शिवप्रकाश है। कई अखबारों में हम लोगों ने फोटो छापी थी, तो सत्तू पांडे की फोटो थी। चूंकि वो लखनऊ का था, उसको सब लोग पहचानते थे, सब हंसने लगे कि ये सत्तू पांडे, इसको शिवप्रकाश क्यों बताया जा रहा है। मतलब एसटीएफ के पास या पुलिस उस समय तक कोई फोटो नहीं थी। बाद में एक फोटो, मतलब आप बोल रहे हैं कि 97 तक, जनवरी 90, अरे 1.5 साल में ही पूरे उसने प्रदेश हिला दिया। जनवरी से लेकर के उसने जनवरी में ही 3-4 घटनाएं, उपेंद्र वीरेंद्र शाही, उनको मार दिया। फरवरी मार्च में ही उनको मार दिया। मई में उसने इसको दवा व्यापारी को उठा लिया। जून जुलाई में उसने इसको शायद दूसरे वाले व्यापारी को उठा लिया। अगस्त में दिलीप होटल कर दिया। इसी बीच वो हजरतगंज और उपेंद्र विक्रम घटनाएं हो गई। तो ये साल भर के अंदर 97 वाला जो पीरियड था वो लगातार घटनाएं कर रहा था। 98 में 13 जून 98 को उसने बिहार में जाके घटना कर दी। 98 में वो जो दूसरा वाला रसोगी वाला, एसटीएफ के पास उसके फोटो ही नहीं थी। एसटीएफ ने जो पुलिस पहली जो फोटो जारी की पुलिस, लखनऊ पुलिस ने, वो सत्तू पांडे की जारी हुई थी। ये तो बहुत बड़ा बंडर होगा, आप लोगों ने छाप दी होगी। छप गई थी सब जगह। वो तो लखनऊ वाले इसको जानते थे, तब वो करेक्शन हुआ। फिर पुलिस ने कहा कि नहीं, ये सत्तू पांडे, इसकी हम फोटो, फिर स्केच बनवाने की कोशिश करी गई। क्योंकि गवाह उसके मिलते ही नहीं थे। वो तो जितनी घटनाएं करता था वो किसी को छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, कोई मुंह में कवर ववर करता कुछ नहीं, सीधे ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक। उसने जितनी घटनाएं की, जो सामने से लोग जिंदा बचे हैं, जो उसके गवाह थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बोल पाए या स्केच बनवा पाए। स्केच में भी एग्जैक्ट वो पिक्चर आती नहीं है। ठीक है सर, हमारे व्यूअर को आज जो श्री प्रकाश शुक्ला का ये वाला एस्पेक्ट है और कैसे उसको पकड़ा गया, किस तरीके, कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार था, कैसे कैसे एसटीएफ ने काम किया, वो पता चला होगा। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्राइम सीरीज है, इसमें हम मनीष भैया को एज एन एक्सपर्ट आगे भी लाते रहेंगे और हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा क्राइम का एक एस्पेक्ट है, नॉर्थ इंडिया के क्राइम का कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर ये कवरेज होनी चाहिए, तो कृपया आप हमें मैसेज करें, हम जरूर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मनीष भैया, आप हमारे शो में आए, आपने श्री प्रकाश के बारे में इतनी सारी ऐसी जानकारियां दी जो आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित भाई, बुलाने के लिए शुक्रिया।